हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चौथा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। इस चैप्टर के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न को इसमें करेंगे, तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया वेग से आप क्या समझते हैं। तो इसको हमने ऐसे परिभाषित किया है कि किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिक्रिया की सांद्रता में ह्रास या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर को रासायनिक अभिक्रिया वेग कहते हैं। यह हमेशा धनात्मक होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं अभिक्रिया वेग अभिक्रिया की सांद्रता में ह्रास बटे डेल्टा टी, और यहाँ पर वही माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी भी ले सकते हैं। या हम दूसरा ये कह सकते हैं इज इक्वल टू उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि और बटे डेल्टा टी। दोस्तों याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया वेग का जो मात्रक होता है वह मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स होता है, जो आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वह है कि औसत अभिक्रिया वेग और तात्क्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं। तो इसको हमने ऐसे परिभाषित किया है कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तथा उस परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को औसत अभिक्रिया वेग कहते हैं। अर्थात कि औसत अभिक्रिया वेग बराबर आप लिख सकते हैं अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और बट्टे उसमें लगा समय, और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। दूसरा है उसी को लिख सकते हैं उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और उसमें लगा समय। जबकि दूसरी ओर देखें दोस्तों, तो किसी अभिक्रिया में किसी क्षण पर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस डेल डी आर बाई डी टी, और लिख सकते हैं डी पी बाई डी टी। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखें। तो रासायनिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पहला तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सांद्रता, अगला है तापमान, अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अगला है उत्प्रेरक, अगला है अभिकारक की प्रकृति, और अगला है माध्यम का पीएच मान, और अगला हो जाएगा प्रकाश की उपस्थिति। तो ये सब अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। चौथा नंबर, वेग नियम या वेग व्यंजक या वेग समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वेग समीकरण जिसमें वह समीकरण जिसमें अभिक्रिया वेग को अभिकारकों की मूलर सांद्रता पर घातांक लगाकर व्यक्त करते हैं उसे वेग नियम कहते हैं। जैसे एक समान अभिक्रिया के लिए हम ये आपको अभिक्रिया दी हुई है, जो इसके लिए हम लिख सकते हैं वेग बराबर इतना। तो ये जो हमने समीकरण लिखा है इसी को कहा जाता है वेग नियम या वेग व्यंजक या वेग समीकरण। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। पांचवा प्रश्न है कि प्राथमिक अभिक्रिया या जटिल अभिक्रिया, दो है प्राथमिक अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया, से आप क्या समझते हैं। तो इसको ऐसे परिभाषित किया गया है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो एक पद में संपन्न होती है उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NH4 NO2, ये आपका जो कंपाउंड है ये टूटकर N2 और यहाँ पर जल देता है। जबकि दूसरी ओर वह रासायनिक अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है या संपन्न होकर उत्पाद का निर्माण करती है उसे जटिल अभिक्रिया कहते हैं। और ये एक से अधिक पदों में होगी, जैसे कि इस में देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बेसिक मीडियम यानी क्षारीय माध्यम में आयोडाइड आयन के साथ विक्रिया कराते हैं तो जल और ऑक्सीजन गैस बनता है, और यह विक्रिया दो पद में संपन्न होती है। पहले स्टेप में देखिए क्या हो रहा है कि पहले ये आपका H2O2 आई माइनस के साथ रिएक्शन करके जल और IO माइनस बनाएगा, और दूसरे स्टेप में पुनः ये IO माइनस H2O2 के साथ रिएक्शन करके जल और ऑक्सीजन और I माइनस दे देगा। तो ये जो अभिक्रिया है ये दो पद में संपन्न हुई है, इसलिए इसे जटिल अभिक्रिया कहेंगे। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में उपस्थित अभिकारकों के सांद्रताओं के घातांकों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी कि देखिए ये इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण दिया हुआ है, इस पर ये जो पावर है x और y हम इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करने के बाद जो आपको अंक मिलेगा उसे ही इस अभिक्रिया की कोटि कहेंगे जिसके लिए ये दिया हुआ है। कुछ पॉइंट्स है जिसे याद रखना है कि अभिक्रिया की कोटि का मान 0 1 2 3 4 मतलब ये तो हो ही सकता है, साथ में भिन्नात्मक भी हो सकता है, यानी कि फ्रैक्शन भी यहाँ पर नंबर हो सकता है, जैसे कि 1/2 3/2 या 4/5 ऐसे आप ले सकते हैं। यह एक प्रायोगिक मान है और यह प्राथमिक और जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए ज्ञात की जाती है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं, क्या पूछा है। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक अभिक्रिया में जितने अवयविकण संघट्य करके रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करती हैं उनकी संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक प्राथमिक अभिक्रिया है जिसमें NO ऑक्सीजन के साथ संयोग करके NO2 बना रहा है। यह एक प्राथमिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक के रूप में दो गो NO है, देख सकते हैं यहाँ पर दो NO है
तथा 1 ऑक्सीजन है। हम क्या करेंगे तो टोटल इधर अभिकारकों की संख्या हो जाएगी 3 जो आपस में संघट कर रहे हैं। तो यही संख्या यहाँ पर इसकी आणविकता कहलाएगी, तो इसलिए इसकी आणविकता यहाँ पर 3 हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो हम कहते हैं कि वह, देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि वह रस अभिक्रिया जो केवल प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया की तरह व्यवहार करती है उसे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यानी कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं दोस्तों जो कि प्रथम कोटि की नहीं होती लेकिन उनकी तरह व्यवहार करती हैं, तो उसे हम छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा CH3COO C2H5 है, जब हम इसके जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ पर CH3COO और यहाँ पर साथ में एथेनॉल आपका बनने वाला है, तो यह एक छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर हो जाती है। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया की अर्ध-आयु से आप क्या समझते हैं? तो किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता से आधा होने में जितना समय लगता है उसे उस अभिक्रिया की अर्ध-आयु कहते हैं और इसे टी हाफ से सूचित करते हैं, और चूंकि ये समय है तो हम इसे सेकंड में मापेंगे, इसका इसे मात्रक तो वही हो जाएगा। 10 नंबर जो प्रश्न है वह ये है कि आर्हेनियस समीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि देखिए, जो यहाँ पर वैज्ञानिक हैं आर्हेनियस जी, उन्होंने 1889 में गैसीय अभिक्रियाओं में ताप के कारण वेग स्थिरांक में होने वाले परिवर्तन को एक समीकरण द्वारा रिप्रेजेंट किया था, जिसे कि हम आर्हेनियस समीकरण कहते हैं, जो कि निम्न है k इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये हो जाएगा। अगला है कि सक्रियण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? तो इसको ऐसे परिभाषित किया गया है कि अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा की वह मात्रा जिससे समान ऊर्जा वाले अभिकारकों की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है क्योंकि हमेशा हमें जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उन्हें एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वे संघट कर सके। सक्रियण ऊर्जा बराबर होती है देहली ऊर्जा माइनस सामान्य ऊर्जा। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के लिए एक सूत्र है कि k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी। अगला प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन है उसके लिए ये सूत्र है कि k इज इक्वल टू आपका नेचुरल लॉग आर नॉट माइनस नेचुरल लॉग आर बाई टी यहाँ पर हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, तो ये भी यहाँ पर चलता है। और ये लास्ट प्रश्न है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु के लिए व्यंजन लिखें, वही व्यंजक लिखें। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु हो जाती है टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2k, और वहीं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु की बात करें तो ये टी हाफ इज इक्वल टू हो जाती है 0.693 बाई k। तो ये आपको ध्यान में रखना है।